हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस का अध्ययन करना शुरू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिलेबस का अध्ययन करवा दिया था और पूरे डिटेल में बताया था कि आप लोगों को बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो पहला पेपर है वो नॉलेज और क्यूरिकुलम के नाम से है, यानी ज्ञान और पाठचर्या के। दूसरा पेपर जो है आप लोग का शैक्षिक तकनीकी है, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर मैंने आप लोग को बताया था कि दो पेपर आप लोग को सब्जेक्ट पेडागोजी से पढ़ने होंगे, यानी आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था उन्हीं दो सब्जेक्ट की पेडागोजी का अध्ययन करना होगा। तो यानी कुल मिलाकर आप लोगों को इस सेमेस्टर में 4 पेपर का अध्ययन करना है, जिसमें से मैं आप लोगों को सबसे पहला जो पेपर है नॉलेज और क्यूरिकुलम, उसका अध्ययन आज से कराने जा रहा हूं। तो चलिए आइए देखा जाए कि ये नॉलेज क्या होता है और क्यूरिकुलम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉलेज के बारे में देखते हैं। आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि नॉलेज नॉलेज नॉलेज, ज्ञान। तो ये होता क्या है, ज्ञान कैसे निर्मित होता है, ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाता है, ज्ञान को निर्मित करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, कोई भी ज्ञान जो होता है बिना इंफॉर्मेशन, बिना सूचना के निर्मित नहीं होता है। यानी यदि हमको किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमको उससे संबंधित सूचना प्राप्त करनी होती है, और फिर उस सूचना के माध्यम से ही हम अपने ज्ञान का विकास करते हैं और हमको उस सूचना के प्रति ज्ञान की प्राप्ति हो धीरे धीरे हो जाती। ठीक है, तो चलिए आइए देखा जाए। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को यूनिट 1 का अध्ययन कराऊंगा, और यूनिट 1 जो है काफी थोड़ा लंबा है, तो आपको एक क्लास में नहीं हो पाएगा, तो मैं 2 क्लास में कोशिश करूंगा इसको पूरा करने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए देखा जाए, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम यानी ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, इसका यूनिट 1। यूनिट 1 में देखिए, सबसे पहले आपके सिलेबस में दिया गया है सूचना के बारे में, यानी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है ये हमको पहले देखना है, और इसके बाद फिर हमको ज्ञान के बारे में जानना है। तो देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन की देखिए, किसी व्यक्ति या चीज के बारे में मिलने वाली जानकारी को सूचना कहते हैं। सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। यानी हम किसी चीज के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और वो जानकारी चाहे हमको कहीं से भी मिल रही हो, तो उसको ही सूचना कहा जाता है। सूचना का देखिए अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। यह शब्द देखिए फॉर्मेटिया नामक लैटिन वर्ड से बना है, और इसको फोरम शब्द से भी बना हुआ माना जाता है। सूचना को हम देखिए मौखिक या लिखित रूप में संप्रेषित करते हैं या प्राप्त करते हैं। अब देखिए, सूचना की कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को भी देख लिया जाता है। तो जनरली देखिए, सूचना की परिभाषा क्या होती है कि सूचना ऐसे तथ्यों, आंकड़ों या विवरणों का संग्रह है जो किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यानी सूचना देखिए तथ्यों का संग्रह है, आंकड़ों का संग्रह है और विवरणों का संग्रह है, जो किसी विषय के बारे में हमको जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें देखिए, कच्चे डेटा को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसमें स्वयं में गहन समझ या विश्लेषण नहीं होता। यानी हमको एक रॉ डेटा के फॉर्म में, कच्चे डाटा के फॉर्म में किसी भी चीज के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन वह जानकारी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। यानी बहुत गहरी जानकारी नहीं दी जाती, हमको केवल ऊपर ऊपर से जानकारी दी जाती। जैसे देखिए, यदि आप लोग को कोई कहे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, बस इतना अगर बता दिया जाए तो एक तरह से क्या है, इंफॉर्मेशन, सूचना है। अब देखिए,
अब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तो किसके किसके बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, इसमें कौन पराजित हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सारी चीजें इससे पता नहीं चल रही है, केवल हमको एक फैक्ट पता चल गया, तथ्य पता चल गया। ठीक, अब देखिए दूसरे एक विद्वान है जिनका नाम है एन बल्किन, उन्होंने क्या कहा है कि सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यानी सूचना एक ऐसी कारक है, ऐसी प्रक्रिया है जो किसी आकार को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। उसी प्रकार से देखिए हॉफमैन के अनुसार क्या कहा गया है, उन्होंने कहा कि सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन होती है। फिर उसी प्रकार से देखिए जे बीकर नामक विद्वान के द्वारा क्या कहा गया कि किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। यानी इन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो तथ्य यानी फैक्ट हमको मिल रहे हैं उन्हीं का जो समूह होता है वही सूचना कहलाती है। यानी अगर इसको सही तरीके से कहा जाए तो ग्रुप ऑफ फैक्ट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी तथ्यों का जो समूह होता है, संग्रह होता है, वही सूचना कहलाती है। अब देखिए सूचना की क्या विशेषताएं होती हैं। यह तथ्यात्मक और निष्पक्ष होती है, इसमें संग्रहित, पुनः प्राप्त और साझा किया जा सकता है। यह संदर्भ पर निर्भर करती है, बिना संदर्भ के भ्रमित कर सकती है। अर्थ प्राप्त करने के लिए इसमें विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। यानी इसकी 4 महत्वपूर्ण ये विशेषताएं होती है। उसके बाद देखिए सूचना कई प्रकार की होती है, यानी इसको किस प्रकार में हम प्राप्त करते हैं। तो जिसमें देखिए सबसे पहला प्रकार है आंकड़ों के रूप में। हमको विभिन्न प्रकार के संख्यात्मक डाटा आंकड़े मिलते हैं, जैसे देखिए जनसंख्या के बारे में, आय के बारे में, तापमान के बारे में। हम जब किसी जानकारी को प्राप्त करते हैं तो यह संख्यात्मक सूचना के बारे रूप में होती है और इसी को आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि कहीं का टेम्परेचर बताना है, कहीं की जनसंख्या बतानी है, किसी की इनकम बतानी है, तो ये आंकड़े वाली सूचना के रूप में आए। दूसरा है देखिए विवरणात्मक यानी डेस्क्रिप्टिव सूचना। इसमें देखिए घटनाओं या वस्तुओं का वर्णन, जैसे किसी घटना का समाचार, यह भी एक प्रकार की सूचना है। उसके बाद देखिए निर्देशात्मक यानी डायरेक्टिव रूप में। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के निर्देश या नियम, जैसे उपयोग के निर्देश या सरकारी दिशा निर्देश। देखिए हम बहुत सा ऐसा वस्तु सामान खरीदते हैं तो उसमें देखेंगे आप पीछे या उसके अंदर एक रैपर होता है तो उसमें लिखा गया रहता है कि इस वस्तु का उपयोग कैसे करना है, कब कब करना है, किसको करना है। तो यह भी एक प्रकार की क्या होती है, सूचना होती है। उसी प्रकार से देखिए सरकार के द्वारा भी उसकी वेबसाइट पे बहुत सारी सूचनाएं कोने में लिखी गई रहती है। अखबार में भी देखिए कभी कभी किसी संस्थान के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी शिक्षण संस्थान के द्वारा सूचनाएं दी गई रहती है। तो ये सारी चीजें जो होती है निर्देशात्मक सूचनाएं होती है। उसके बाद देखिए व्याख्यात्मक सूचना क्या होती है, जब किसी घटना या प्रक्रिया की व्याख्या की गई रहती है, यानी वैज्ञानिक तथ्यों का विवरण दिया गया रहता है, तो वह व्याख्यात्मक सूचना के रूप में जाना जाता है। देखिए सूचना के स्रोत क्या होते हैं, यानी सूचना कैसे कैसे मिलती है। तो सूचना देखिए कई स्रोतों से मिलती है, जिसमें देखिए पहला होता है प्राथमिक स्रोत, यानी जब हम किसी सूचना को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, जैसे साक्षात्कार के द्वारा, सर्वेक्षण के द्वारा या किसी प्रयोग के परिणाम के द्वारा, तो ये होती है प्राथमिक स्रोत। यानी जब हम किसी सूचना को खुद से जाकर देख कर उसको प्राप्त करें तो प्राथमिक में आएगी। और हम अगर किसी के दूसरे के द्वारा उस चीज को प्राप्त करते हैं तो वो किस में आएगी, द्वितीयक स्रोत में। यानी देखिए प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण या व्याख्या, जैसे शोध पत्र, रिपोर्ट्स, ये सब किस में आएंगे, द्वितीयक स्रोत में। जब हम किसी व्यक्ति का इंटरव्यू जाके लेंगे, वहां सर्वे करेंगे, तो ये सब प्राथमिक में आएगा। और फिर हम उस व्यक्ति के इंटरव्यू के आधार पर जब किसी शोध को पढ़ेंगे, उसके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट को पढ़ेंगे, तो वो द्वितीयक स्रोत, यानी उस व्यक्ति ने जाके वहां से डाटा कलेक्ट किया और फिर हमको बताया,
तो वो हमारे लिए द्वितीयक हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और स्रोत है जिसको तृतीयक स्रोत कहते हैं, यानी टर्सरी स्रोत। इसमें देखिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का संकलन, जैसे विश्वकोश डेटाबेस, यानी एक ऐसा सोर्स जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का संकलन हो, दोनों का मिश्रण हो और वहां से कोई सूचना मिल रही है, वो तृतीयक स्रोत के अंतर्गत आती है। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार का डेटाबेस या विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया, जैसे हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं इंसाइक्लोपीडिया पर, तो उस पे भी हमको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं, तो उसका तीसरा रूप है। आप देखिए इसको उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। देखिए भारत की साक्षरता दर 77.7% है, यह एक तथ्य है और सूचना है। यानी देखिए केवल बता दिया गया कि भारत की साक्षरता दर 77.7% है, तो इस प्रकार से क्या है, एक एक तथ्य है और सूचना है। उसी प्रकार से देखिए कोहली ने पिछले मैच में 100 रन बनाए, यह एक खेल से जुड़ी सूचना है। उसी प्रकार से देखिए गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, यह देखिए भूगोल से संबंधित सूचना है। तो इसका मतलब कि हमको देखिए इसमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं ज्ञान के बारे में, यानी नॉलेज क्या होता है। जब तक हम इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ज्ञान के बारे में जानना उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञान का निर्माण इंफॉर्मेशन से ही होता है, सूचना से ही होता है। तो चलिए आइए अब ज्ञान को देख लेते हैं। तो देखिए ज्ञान का अर्थ स्पष्ट रूप से उन सूचनाओं का संग्रह है जो किसी वस्तु, परिस्थिति और अनुभव की समझ को विकसित करने में सहायक होता है। यानी ज्ञान क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस का यह क्या है, कलेक्शन है, समूह है, और उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में और किसी परिस्थिति के बारे में, किसी अनुभव को साझा करने के लिए उपयोग करते हैं और उससे सहायता लेते हैं। देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए ज्ञान यानी नॉलेज वह समझ है जो सूचना का विश्लेषण, अनुभव और तर्क वितर्क के माध्यम से प्राप्त होती है। यानी ज्ञान एक प्रकार की समझ है जो किसी सूचना का विश्लेषण करके, उसका अनुभव करके और तर्क वितर्क करके प्राप्त होती है। यह सूचना को संदर्भित करके उसकी व्याख्या करने और उसे अर्थपूर्ण बनाने की क्षमता भी देती है। अब देखिए कुछ विद्वानों के द्वारा भी इसकी परिभाषा बताई। इसमें देखिए सुकरात के अनुसार क्या कहा गया है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। यानी सुकरात कह रहे हैं कि ज्ञान एक ऐसा पावर है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं होता है। उसके बाद देखिए आंद्रे बुद्रो नामक विद्वान क्या कह रहे हैं कि ज्ञान वो चीज है जो किसी प्रदत्त संदर्भ में सत्य पाया गया और यही सत्य किसी क्रिया को कराती है यदि कोई बाधा उपस्थित न हो। यानी इनके द्वारा कहा गया यह एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम किसी क्रिया को सही तरीके से करते हैं और यदि उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आए तब। उसके बाद देखिए कार्ल स्वेबी के अनुसार क्या कहा गया है कि कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। यानी ये कह रहे हैं कि किसी कार्य को करना या उसके करने की क्षमता, दोनों ज्ञान है। उसी प्रकार देखिए लॉक के अनुसार क्या कहा गया है कि ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। यानी लोग कह रहे हैं कि ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। इसकी देखिए क्या विशेषताएं होती हैं। यह देखिए व्यवस्थित और संरचित होता है, इसमें अनुभव, अंतर्दृष्टि और समझ शामिल होती है। यह तर्क और विश्लेषण के माध्यम से विकसित होता है। यह निर्णय लेने और समस्या समाधान में सहायक होता है। यानी हम किसी ज्ञान के माध्यम से यदि कोई निर्णय ले पा रहे हैं, किसी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए ज्ञान है। और हम किसी सूचना का सही तरीके से जब विश्लेषण कर रहे हैं तो वो भी क्या है, ज्ञान है।
आप देखिए ज्ञान के प्रकार, ज्ञान किन किन प्रकारों में का होता है। तो देखिए पहला सैद्धांतिक ज्ञान यानी थ्योरेटिकल नॉलेज, अवधारणाओं और सिद्धांतों की समझ इसके अंतर्गत आती है। जैसे विभिन्न प्रकार के भौतिकी विज्ञान के सिद्धांत, रसायन विज्ञान के सिद्धांत, भूगोल के सिद्धांत, शिक्षा से संबंधित सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत। तो जितने भी सिद्धांत आते हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना सैद्धांतिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज, किसी कौशल या कार्य को करने की क्षमता, जैसे साइकिल चलाना, यानी जब हम किसी कौशल को सीख लें और उसको सीखने के बाद उसको व्यवहारिक रूप में उपयोग करें तो व्यवहारिक ज्ञान में आता है। जैसे हमने सीखा कि तैरना किस प्रकार से किया जाता है, यानी कैसे पानी में तैरा या साइकिल कैसे चलाई जाती है, तो उसको जब हम लोग किसी को देख कर कहीं पढ़ कर अब हमने उसको किया तो वो हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान। अगला है देखिए अभिव्यक्त ज्ञान यानी एक्सप्लिसिट नॉलेज, इसे लिखा या बोला जा सकता है, जैसे किताबें और रिपोर्ट्स। देखिए इस प्रकार के ज्ञान में जब किसी चीज को समझकर अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण करके कोई व्यक्ति उसको किताब के रूप में लिखता है या कोई रिपोर्ट के रूप में जारी करता है तो वो इस अभिव्यक्त ज्ञान के रूप में आती है। इसके बाद देखिए अगला है निहित ज्ञान यानी टैक्टिव नॉलेज। इसमें देखिए अनुभव और अंतर्दृष्टि से समझा जाता है लेकिन सीधे व्यक्त करना कठिन होता है, जैसे किसी विशेषज्ञ की निर्णय क्षमता। आप देखिए इसमें अपनी सूझ और अनुभव के आधार पर किसी चीज को समझ लिया जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके दुर्दशा को देख के, आपके फेस इंप्रेशन को देखकर वह व्यक्ति आपकी स्थिति परिस्थिति को समझ लेता है। उसी प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक भी होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक होता है। तो ये लोग जो होते हैं अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट के माध्यम से किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं, समझ जाते हैं और हो सकता है कि कभी कभी उसको व्यक्त नहीं कर पाते। आप देखिए ज्ञान के स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज, सबसे पहली चीज होती है अनुभव, यानी ज्ञान हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों से प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज है, दूसरा सोर्स है शिक्षा, यानी औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी एक प्रकार का शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान होता है। उसके बाद देखिए विश्लेषण और तर्क के द्वारा भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हमें कोई सूचना मिलती है तो हम उस सूचना का विश्लेषण करते हैं और फिर उस पर तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, तब हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखिए निरीक्षण के द्वारा, यानी जब हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं यानी उसका इंस्पेक्शन करते हैं, किसी चीज के किसी बारे में, किसी घटना के बारे में जाकर उसका खुद ऑब्जर्वेशन किया जाए या कोई एक्सपेरिमेंट करके फिर कुछ उससे ऑब्जर्व किया जाए, तो उस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो निरीक्षण के द्वारा प्राप्त ज्ञान कहा जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने सूचना में क्या देखा था कि भारत की साक्षरता दर 77.7% है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। यानी हम लोगों ने देखिए सूचना में खाली इतना ही पढ़ा था कि भारत की साक्षरता दर 77 पर, एक प्रकार का क्या हो गया सूचना, लेकिन अब इसमें और भी चीजें हमको पता चल रही हैं कि इस 77.7% में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ सूचना को समझकर विश्लेषण किया गया जो एक प्रकार का ज्ञान है। आप देखिए इस चीज को देखकर किसी व्यक्ति ने उसका विश्लेषण किया और उससे एक कंक्लूजन निकाला कि यह जो शिक्षा दर है यह ग्रामीण क्षेत्रों में कम है और शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। तो इसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास या विस्तार अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए हमने जो दूसरा उदाहरण देखा था कि कोहली ने पिछले मैच में 100 रन बनाए। अब देखिए एक प्रकार का सूचना है। अब उसके आगे जो देखिए जिससे उनकी औसत में सुधार हुआ
और यह टीम के मनोबल को भी बढ़ाता है। यह आंकड़े का विश्लेषण करके समझ बनाई गई। अब देखिए मैंने क्या बताया था अभी आपको कि कोहली ने किसी मैच में 100 बनाया, तो 100 बनाए प्रकार का इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जब ये देखा गया कि उसके 100 रन बनाने से उसका रन का जो औसत है वो भी बेहतर हो गया और उसके 100 रन बनाने की वजह से टीम का जो मनोबल था वो भी अच्छा हो गया, मजबूत हो गया, टीम मजबूती में आ गई। हो सकता है टीम उसके वजह से मैच जीत गई हो। तो ये जब सारी बातें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं तो वो क्या हो जाता है, ज्ञान होता है। देखिए तीसरा उदाहरण हम लोगों ने देखा था, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन था। अब इसमें देखिए जब और भी चीजें जोड़ दी जाए, यानी यह उत्तर भारत की कई कृषि भूमि को सींचती है और इसके तट पर कई बड़े शहर बसे हैं। यहाँ भौगोलिक तथ्य को संदर्भित करके अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए इससे पता चला कि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है, यह भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। तो जब यह भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में प्रवाहित होगी तो यह कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी, जिससे भारत में कृषि का बहुत बेहतर विकास होगा। तो और इसके अलावा इस नदी के किनारे बड़े बड़े शहरों की भी बसावट, यानी शहर बसेंगे। आप लोग को पता होगा कि जहां जहां पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है वहां पर लोगों का बसाव बहुत ज्यादा होता है। तो ये इस प्रकार का क्या हो गया, ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया। अब देखिए इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है, सोचना और ज्ञान के बीच में क्या अंतर है इसको देख लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ ही लिया। तो देखिए सोचना क्या होती है कि केवल तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करती है। ज्ञान देखिए क्या करता है, उन तथ्यों का विश्लेषण और समझ प्रस्तुत करता है। यानी जब तथ्य आएंगे, आंकड़े आएंगे और फिर उनको विश्लेषण करने के बाद समझ होगी तो वो ज्ञान हो जाएगा। सोचना देखिए बिना संदर्भ के अर्थहीन हो सकती है। यहां देखिए संदर्भ के साथ अर्थपूर्ण और उपयोगी होती है। तीसरा अंतर देखिए निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होती है। यह देखिए व्याख्या और विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति परख भी हो सकती है। संग्रहित और साझा करना आसान होता है, यानी इसे संग्रहित करना और दूसरे को शेयर करना आसान होता है। इसमें देखिए अनुभव और अंतर्दृष्टि से प्राप्त होने के कारण साझा करना कठिन हो सकता है। देखिए जैसे देखिए आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो किसी टीचर के पास किसी विशेष का विशेष नॉलेज है, तो किसी विषय का विशेष नॉलेज है तो वो नॉलेज आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वो नॉलेज उसका अपना होता है। वो आपके उस नॉलेज को या अपने उस नॉलेज को अपने अनुभवों के माध्यम से आपको शेयर कर सकता है, बता सकता है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकता। लेकिन जब यदि कोई इंफॉर्मेशन है, यदि मुझे किसी चीज की जानकारी है, कोई फॉर्म आया है, कोई वैकेंसी आई है, तो मैं इस चीज को आपको बता दूंगा। लेकिन देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है। ज्ञान का देखिए उदाहरण, भारत की बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डाल रही है, इसलिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है। यानी ये देखिए यहाँ केवल सूचना मिल गई कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, जिससे भारत पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक दबाव पड़ रहे हैं, संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, जिससे परिवार नियोजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। आप देखिए सूचना से ज्ञान में परिवर्तन, यानी किस प्रकार सूचना से ज्ञान में परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए सूचना को ज्ञान में बदलने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। पहला देखिए क्या होता है, संग्रह, यानी प्रासंगिक सूचना को पहले संग्रहित किया जाता है, यानी प्रासंगिक ओरिजिनल अच्छी सूचना जो लोगों को बताने लायक हो, जिसको समाज एक्सेप्ट करे, उसको पहले कलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए उसका वर्गीकरण करेंगे, यानी सूचना किस वर्ग से संबंधित है उसको क्रमबद्ध करेंगे, उसको सिस्टमैटिक करेंगे यानी व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद फिर उसका विश्लेषण करेंगे, यानी सूचना जो है वो किस प्रकार की है, उसको किस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर देखिए उसकी विवेचना करेंगे, यानी इंटरप्रिटेशन करेंगे। सूचनाओं को सही तरीके से उसका अर्थ पहले खुद समझेंगे। उसके बाद फिर
अनुभव और अंतर्दृष्टि, यानी उसके बाद अब अपना व्यक्तिगत अनुभव उसमें शामिल करेंगे, अपनी सूझ का उपयोग करेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे और लास्ट में फिर उसका उपयोग करेंगे, यानी अब उसको किसी के ऊपर लागू करेंगे या किसी को बताएंगे। यानी ऐसे ही किसी सूचना को सुनकर और दूसरे को नहीं बता दे। देखिए बहुत से लोग होते हैं कि किसी जानकारी को जैसे ही कहीं से सुनते हैं आधी अधूरी सबको फैला देते हैं। तो जब कोई पूछता है कि पूरे डिटेल में बताइए क्या, और कहें हम बस इतना ही सुने हैं, इसके आगे हमको नहीं पता, या हम इतना ही जानते हैं, इसके आगे हमको नहीं पता, तो कहा जाता है कि आधी अधूरी जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। यानी यदि आपको किसी को कोई जानकारी देनी है तो उसके बारे में पहले खुद एनालिसिस कर लीजिए, उसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए, तब जाके किसी को बताइए। अब देखिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग, कैसे कन्वर्जन होता है सूचना का ज्ञान में। देखिए एक सूचना है कि बारिश होने की संभावना 80% है, ये एक प्रकार की क्या है, सूचना है। अब देखिए ज्ञान कैसे कन्वर्ट होगा, ये बारिश होने की संभावना 80% है, इसलिए आज छाता ले जाना चाहिए और आउटडोर गतिविधियों की योजना को बदलकर इनडोर गतिविधियां करनी चाहिए। देखिए अब किसी को कोई बताया कि बारिश होने की संभावना 80, यानी उसने देखा मोबाइल पर कि दिखा रहा है कि बारिश होने की संभावना है, तो अपने घर के लोगों को कहेगा कि आज 80% बारिश होने की संभावना है, इसलिए आप बाहर जा रहे हो तो छतरी लेकर जाओ, या फिर यदि आपका बहुत जरूरी काम नहीं है बाहर तो आप घर पर रह के ही काम करिए, कहीं बाहर मत जाइए। तो इस प्रकार से देखिए क्या हो गया, ज्ञान हो गया। अब देखिए यहां हुआ क्या कि व्यक्ति ने सूचना को समझकर उसका व्यवहारिक उपयोग किया और अपने घर के लोगों को बताया। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि सूचना केवल तथ्य और आंकड़े प्रदान करती है, जबकि ज्ञान इन तथ्यों का विश्लेषण, व्याख्या और समझ होता है। सूचना को ज्ञान में बदलने के लिए विश्लेषण करना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है और संदर्भ की इसमें आवश्यकता होती है। जबकि देखिए ज्ञान हमें निर्णय लेने, समस्या हल करने और व्यवहारिक जीवन में सूचना का उपयोग करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से देखिए इन दोनों के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस भी देख लिया और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी देख लिया। ठीक है, आप देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अब है ज्ञान के स्तर, यानी लेवल ऑफ नॉलेज। ज्ञान के कौन कौन से स्तर होते हैं, तो देखिए ज्ञान के कई स्तर होते हैं और ये विभिन्न स्तर हैं जो कहते हैं कि किसी व्यक्ति की जानकारी या समझ कितनी गहरी है और कितनी विस्तृत है। यानी ये लेवल बताते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी विषय के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी और भी चीज के प्रति कितनी गहरी जानकारी है, ये सब उससे पता चलता है। यह स्तर देखिए मूलभूत तथ्य याद रखने से लेकर सृजनात्मक सोच तक विकसित होते हैं। इन स्तरों को देखिए गहराई से समझने के लिए हम उन्हें व्यापक विवरण और उदाहरणों के साथ देख सकते हैं। इनका देखिए जो पहला लेवल है, मुख्य स्तर क्या है, याद रखना, यानी रिमेम्बरिंग। इस स्तर पर देखिए व्यक्ति तथ्यों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, जानकारी को याद रखता है और बिना विश्लेषण या समझे उन्हें जैसा का तैसा दोहरा। यानी ज्ञान का देखिए जो पहला स्तर है कि हम किसी चीज को याद कर लेते हैं, उसको रट लेते हैं। ये चीजें देखिए आपको छोटे क्लास के बच्चों में देखी जाती हैं, तो उनको हर चीज रटाई जाती है और उनको उस चीज का बेहतर तरीके से एनालिसिस करना, समझाना जरूरी नहीं समझा जाता। ये देखिए इसकी विशेषता क्या है कि यह सबसे बुनियादी स्तर, मैंने अभी क्या बताया कि छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को पहले चीजों को रटाया जाता है, याद कराया जाता है, उन चीजों को पहचानना सिखाया जाता है। तो इसलिए देखिए यह बुनियादी स्तर है, इसमें रटना शामिल होता है, इसमें कोई विश्लेषण या समझ नहीं होती बल्कि केवल तथ्य याद किए जाते हैं। इसका उपयोग देखिए परीक्षा में सीधे प्रश्नों के उत्तर देने में किया जाता है। देखिए कोई बच्चा इस चीज को रटता है और परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो वो उसी को लिख देता है, उसको लगा कि हाँ मैंने जो याद किया है वही चीज आ गई है, उसको लिख देगा। उदाहरण देखिए इसका, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, H2O का मतलब पानी होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 + 2 4 होता है। यानी देखिए क्या है कि याद करने वाला है लेवल है। दूसरा लेवल देखिए क्या है, समझना, अंडरस्टैंडिंग, यानी व्यक्ति जानकारी को समझता है और उसे अपने शब्दों में व्याख्या। अभी देखिए दूसरा लेवल, यानी किसी चीज को केवल याद नहीं करता है बल्कि उसको समझता है और समझ के फिर उसको एक्सप्लेन करता है। इसकी देखिए विशेषता क्या होती है कि इसमें तथ्य को समझकर उदाहरण, तुलना या सारांश दिया जाता है। यह भाष यानी इंटरप्रिटेशन और स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन पर आधारित होता है। यानी इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बात को सुनकर, समझकर फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको स्पष्ट किया जाता है लोगों के सामने बेहतर तरीके से। इससे देखिए क्या होता है, किसी विषय को समझकर उसे दूसरे को समझाने में। देखिए ऐसा क्या होता है कि टीचर जो होते हैं, जैसे आप लोग भी टीचर बनने जा रहे हो, तो आप लोग जब किसी बुक को पढ़ोगे तो उस बुक को पढ़ने के बाद खुद समझोगे, खुद समझने के बाद फिर उसे खुद ही अपने से पहले एक्सप्लेन करोगे कि बच्चों को मैं कैसे बताऊं या कैसे बताऊंगी कि वो मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो यह चीज होती है इसके अंतर्गत। ठीक है, आप देखिए इसका उदाहरण है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है क्योंकि वहां सरकार के मुख्य कार्यालय और संसद भवन स्थित है। दूसरा उदाहरण देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। ये देखिए दूसरा उदाहरण है। उसी प्रकार से देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, जिसका मतलब है कि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। देखिए पहले क्या था, खाली इसको सूत्र को याद कर लिया, अब इसका मतलब बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। उसी प्रकार से देखिए 2 + 2 = 4 क्योंकि 2 जोड़ने पर 4 होता है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है, इसलिए हम जमीन पर खड़े रहते हैं। तो जब किसी फैक्ट के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी उपस्थित किया जाए तो वो हो जाता है अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए तीसरा लेवल क्या है, लागू करना यानी अप्लाई करना। पहले किसी चीज को जानना, समझना और फिर उसको अप्लाई करना, उपयोग करना। देखिए सीखी हुई जानकारी या नियमों को नई स्थितियों में लागू करना। देखिए जब हम लोग स्टूडेंट को पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले हम बुक पढ़ेंगे, बुक से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसको याद हो जाएगा, हमको याद कर लेंगे, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि ये चीज क्या है, कैसे है, क्यों है, और फिर उसको अच्छे तरीके से समझ के अपने क्लास में जब जाएंगे बच्चों के सामने उसको प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन। देखिए इसकी विशेषता क्या होती है एप्लीकेशन की, इसमें सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाता है। यह समस्या समाधान और निर्णय लेने में सहायक होता है। हम किसी चीज को जानकर, समझकर जब आप उससे किसी समस्या का समाधान करते हैं, बच्चों की समस्याओं का समाधान करते हैं, बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा लेते हैं, समझा लेते हैं, तो यह बहुत ही कारगर होता है। इसका उपयोग देखिए, गणित के सूत्रों को प्रश्नों में लगाना, विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। अब देखिए गणित के विभिन्न प्रकार के सूत्रों का उपयोग करके जब आप बच्चों को सवाल हल करके सिखाएंगे, कैसे किस सूत्र का उपयोग करके सवाल को हल करना है, किस सिद्धांत का उपयोग करके किसी निष्कर्ष पर जाना है। जैसे बताया जाए कि आकाश में तारे टिमटिमाते रहते, अब बच्चों को आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये कौन से सिद्धांत के आधार पर होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती। उदाहरण देखिए, भूगोल की जानकारी का उपयोग करके किसी यात्रा की योजना बनाना, गणित के सूत्रों को प्रश्न हल करने में लगाना, विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करना, गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को आज के सामाजिक आंदोलनों में कैसे लागू किया जा सकता है यह बताना। तो ये इसके उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद देखिए एक दो उदाहरण और है कि H2A के गुणों का उपयोग करके वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझना, 2 + 2 = 4 का उपयोग करके वित्तीय गणनाएं कर। ये हो गया इसका एप्लीकेशन। अब देखिए अगला जो लेवल है वो है एनालाइजिंग यानी विश्लेषण। इसमें देखिए जानकारी को घटकों में विभाजित करना, उनके बीच के संबंधों को समझना और गहरे अर्थ निकालना। इसमें क्या होता है कि जब हमको कोई जानकारी मिल जाती है, हम उसको समझ जाते हैं, तब हम उसको विभिन्न पार्ट्स में बांट, उनको डिवाइड कर देते हैं
और उनके सभी घटकों का अलग अलग बेहतर तरीके से समझते हैं और फिर जाके एक अच्छा रिजल्ट सामने ले आते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि उनके बीच में आपस में तुलना करेंगे, उनके भेद को जानेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है उसका कारण जानेंगे और ऐसा होने पर फिर क्या प्रभाव पड़ सकता है यह भी जानेंगे। इसमें देखिए सारांश, वर्गीकरण और विरोधाभास भी शामिल होता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है, जटिल समस्याओं का विश्लेषण करने में, तर्क संगत व्याख्या करने। इसका उदाहरण देख लीजिए कि नई दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए ऐतिहासिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारणों का विश्लेषण। दूसरा क्या हो गया, पानी के रासायनिक गुणों का विश्लेषण करके उसके विभिन्न उपयोग को समझना। उसी प्रकार से देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का चंद्रमा और पृथ्वी पर प्रभाव की तुलना करना। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत और मार्टिन लूथर किंग के नागरिक अधिकार आंदोलन के बीच समानताएं और विभिन्नताएं जानना। उसी प्रकार से देखिए H2A के ठोस, बर्फ, द्रव पानी और गैस रूपों का विश्लेषण करना। यानी H2O देखिए क्या होता है, 3 रूपों में होता है, ठोस, द्रव, गैस, तो उनका आपस में एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। उसी प्रकार से देखिए 2+2 = 4 का उपयोग करके विभिन्न परिदृश्यों को जोड़ की प्रक्रिया के द्वारा समझना। अगला है देखिए इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ये लेवल का 5वां स्तर है। इसमें देखिए जानकारी, सिद्धांत या विचारों की आलोचना करना, तुलना करना और मूल्यांकन करके तर्कसंगत निर्णय लिया जाता है। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है, इसमें तर्कसंगत निर्णय, आलोचना और राय शामिल होती है। यह साक्ष्य और मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ होता है, किसी नीति के निर्माण में, किसी सिद्धांत के निर्माण में या फिर किसी विचार की आलोचना करने में। यानी किसी नीति, सिद्धांत या विचार का निर्माण करना है तो उसको पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा और इवेल्युएट करने के बाद फिर उसकी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, आलोचना करना होगा, तब जाके इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए इसका क्या है, नई दिल्ली को राजधानी बनाए रखना उचित है या किसी अन्य शहर को बनाना चाहिए? क्या पानी को बचाने के लिए वर्तमान नीतियां पर्याप्त हैं? क्या चंद्रमा पर जीवन संभव हो सकता है? क्या गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत आज के युग में प्रभावी है? क्या H2A का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है? क्या 2+2 = 4 को नए गणितीय सिद्धांतों में चुनौती दी जा सकती है? इस प्रकार के इसके उदाहरण है। अब देखिए 6वां लेवल है सृजन यानी क्रिएटिंग। मौजूदा जानकारी को मिलाकर कुछ नया बनाना या नया विचार उत्पन्न करना। ये देखिए जो है नॉलेज का सबसे अंतिम लेवल है, यानी 6वां लेवल है। इसमें जो पहले की जानकारी थी, पहले का जो ज्ञान था, उन सब का इस्तेमाल करके कुछ नया क्रिएट करना, नई चीज बनाना, तो वो ये सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, इसकी देखिए क्या विशेषता होती है, इसमें नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान शामिल होता है। यह नई चीजों को बनाने, नए विचार उत्पन्न करने पर आधारित होता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ होता है, नए सिद्धांतों, मॉडल, डिजाइन या समाधान को बनाना। विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर देखिए नई नई चीजों की रचना की जाती है। विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को पढ़कर फिर देखिए हवाई जहाज को कैसे उड़ाया जाता है, किसी प्लेन को कैसे टेक ऑफ है, ठीक है, तो ये सारी चीजें, बंदूक किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ये सारी चीजें जो है लास्ट में की जाती है। उदाहरण देखिए, भारत के शहरीकरण को बेहतर बनाने के लिए नई राजधानी शहर की योजना बनाना, जल संरक्षण के लिए नया उपकरण बनाना, गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके नई ऊर्जा उत्पादन तकनीक विकसित करना, गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक सुधार का नया मॉडल तैयार करना, पानी के गुणों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन की नई तकनीक विकसित करना, गणित में नई जोड़ विधि का आविष्कार करना। इस प्रकार से देखिए इसमें इन सब चीजों का उपयोग करके नई चीजें बनाई जाती है। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि ज्ञान के ये जो स्तर हैं, सरल से जटिल और मूलभूत से
गहन समझ तक विकसित होते हैं। यह समझने से शिक्षण और अधिगम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप हम लोग यहीं तक रखते हैं। देखिए, इन सब चीजों को अध्ययन करने से हम लोगों ने एक चीज ये सीखा कि कैसे हम बच्चों को नई नई बातों को बताएंगे, कैसे उनको समझाएंगे, कैसे उनको उसका व्यवहारिक उपयोग अपने जीवन में करना सिखाएंगे, और बच्चे फिर उस चीज को सीख कर व्यवहारिक उपयोग करके कैसे अपने आप को एक बेहतर नागरिक बनाएंगे, कैसे एक परिवार का बेहतर सदस्य बनाएंगे और एक सफल व्यक्ति बनेंगे। तो इन सब चीजों को हम लोग अपने द्वारा उपयोग करके फिर उसको बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। इसीलिए आपको ये पेपर पढ़ाया जा रहा है कि पहले आप खुद ही जान जाओ कि नॉलेज क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। आप विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करो और फिर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो, फिर उसको एनालाइज करो, फिर उसको इवेलुएट करो, फिर उसको बच्चों के ऊपर अप्लाई करो और फिर बाद में नई चीज उससे क्रिएट करो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आप लोगों को ये सब सारी चीजें समझ में भी अच्छे तरीके से आ गई होंगी। ठीक है, इसके आगे की चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो पहला यूनिट है एक क्लास और पढ़ाकर उसको, आप लोगों ने अपने आप को मेरी इस क्लास में इतने देर तक धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।